हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को लेकर के, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल की, यानी बिहार जीके की इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले बिहार जीके का मैंने लगभग 5 पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आज का यह जो वीडियो होने वाला है ना, यह एक मास्टर वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। ये आपको 4 से 5 नंबर दे के जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो से आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है मास्टर वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा फ्रेंड्स, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था, तो 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था, ठीक है ना। कुछ कहानी इस तरह है फ्रेंड्स कि याद रखिएगा 1905 में क्या होता है, 1905 में बंगाल विभाजन किया जाता है और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक को बना दिया जाता है पूर्वी बंगाल और एक को बना दिया जाता है पश्चिमी बंगाल, ठीक है ना। तो बंगाल को 1905 में बंगाल विभाजन किया जाता है, एक बना दिया जाता है पूर्वी बंगाल और एक बना दिया जाता है पश्चिमी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल है फ्रेंड्स ना, इसमें हिंदू जो मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है और पश्चिमी बंगाल में हिंदू आबादी ज़्यादा होती है। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि 1911 में दिल्ली में तीसरा दरबार लगता है। और दिल्ली दरबार लगता क्यों है, पहली बात ये जान लीजिए। तो दिल्ली में दरबार जब भी कोई इंग्लैंड में राजा या महारानी हुआ करते हैं या नए राजा या महारानी होते हैं, तो उनके सम्मान में भारत में दिल्ली दरबार लगता था। तो इस बार 1911 में भारत में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है ना। तो 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, तो इसी दौरान इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आई हुई थी। और 1911 में ही क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल विभाजन को रद्द करके बंगाल को 2 भागों में यानी 2 प्रांतों में बांट दिया गया। एक को बना दिया गया बिहार, एक को क्या बना दिया गया, बिहार बना दिया गया। और फ्रेंड्स एक को बना दिया गया, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। एक को बिहार बना दिया गया, एक को पश्चिम बंगाल बना दिया गया। फिर वापिस से आगे चलकर बिहार को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को बना दिया गया फ्रेंड्स बिहार, याद रखिएगा, एक को बना दिया गया बिहार बना दिया गया, एक को बना दिया गया उड़ीसा। क्या बना दिया गया, उड़ीसा। तो कब बनाया गया, तो 1936 में, याद रखिएगा 1936 में ही बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे चलकर क्या हुआ कि बिहार को भी 2 भागों में बांट दिया गया। बिहार को 2 भागों में किन किन 2 भागों में बांटा गया, तो याद रखिएगा बिहार को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को बना दिया गया झारखंड और एक को बना दिया गया बिहार, ठीक है ना। क्या बना दिया गया, झारखंड और बिहार। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 15 नवंबर सन 2000 को ये किया गया था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की जो व्याख्या है आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेगा आप एग्जाम में कर ले जाओगे, ठीक है ना। वैसे बंगाल विभाजन की बहुत लंबी कहानी है। दिल्ली दरबार होता है, उसमें गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है राजा के सम्मान में। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं जॉर्ज पंचम के सम्मान में जनगण मन अधिनायक गाते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, उसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। जो इस चीज़ की अगर देखना चाहते हैं तो मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स बिहार का जो डालमिया नगर है ना, वह चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना। किसके लिए उद्योग, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चमड़ा उद्योग के लिए। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नहीं है लेकिन चमड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है ना, ये 16 करोड़ टन। कितना है, 16 करोड़ टन जो है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना, ये बिहार में ही स्थित है और बिहार के हाजीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो बिहार के हाजीपुर में, ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य अग्रणी है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो बिहार राज्य है ना, ये मिथिला मखाना, ठीक है ना, किसके लिए, मिथिला मखाना के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, यानी मखाना के मामले में अग्रणी है बिहार राज्य, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है बिहार का शोक किसे कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार का जो शोक है ना, ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, इनको कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? एक तो फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है, सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। यानी जब इसमें बाढ़ आता है ना, ये कभी कभी पूरा जिला का जिला ही परिवर्तन कर देती है, ठीक है ना, जिससे बहुत ज़्यादा बिहार में क्षति होती है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। वहीं पश्चिम बंगाल का अगर आपसे शोक पूछ ले तो पश्चिम बंगाल का शोक होता है फ्रेंड्स दामोदर नदी। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है वो कौन सी है? तो आम की जो एकमात्र प्रजाति जिसका नाम सफ़ेदा है, ये बिहार में उपजाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। कौन सा है? औरंगाबाद जो है बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। औरंगाबाद जो है वो सबसे बिहार का कम वर्षा वाला जिला है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि बिहार का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो किशनगंज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज में होती है, जबकि बिहार में सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है, तो औरंगाबाद में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, याद रखिएगा, पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया जो है बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। वहीं बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर आपसे पूछ लेगा तो ये हो जाएगा रोहतास। कौन होगा फ्रेंड्स? रोहतास जो हो जाएगा बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, ठीक है। कौन है फ्रेंड्स? तो रोहतास है। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो गोपालगंज। कौन है फ्रेंड्स? गोपालगंज जो है ना, ये बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। वहीं बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर आपसे जिला पूछ ले तो वो है मुंगेर। कौन है? मुंगेर जो है ये बिहार में सबसे कम लिंगानुपात जिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो याद रखिएगा, बिहार में जितनी नदियां बहती हैं उसमें एकमात्र नदी जो है इस सोन नदी, इसका जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह एकमात्र ऐसी नदी है फ्रेंड्स ना जो दक्षिण भारत से जा करके गंगा में मिल जाती है ना, यानी गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं मैं बात करूं कि संपूर्ण बिहार में राज्य स्थित है, तो संपूर्ण बिहार का जो राज्य है ना ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य जो है ना ये कहाँ स्थित है, तो मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार ये प्रश्न पूछा था कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो पहली बात बरौनी में है। और बरौनी कहाँ पड़ता है, तो ये बेगूसराय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है। ये प्रश्न पूछा था कि बिहार में तेल शोधक कारखाना जो बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिला में है, तो बेगूसराय में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? तो बिहार की जो कोसी नदी है ना इसी पर फ्रेंड्स बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो फ्रेंड्स बिहार में जो 1857 क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह, इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। कब हुआ था? 9 मई 1858 को। और उसके बाद 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व बिहार से किया था वो किया था अमर सिंह ने। कौन किया था फ्रेंड्स? तो अमर सिंह ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो जो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था ना वो रांची था। कौन था फ्रेंड्स? वो रांची था, ठीक है ना। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। हालांकि वर्तमान में रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है, लेकिन बिहार का ही पार्ट हुआ करता था उस समय रांची, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध जो था फ्रेंड्स वो बिहार के किसान आंदोलन से था। किससे था? बिहार के किसान आंदोलन से संबंध था स्वामी सहजानंद का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। अच्छा, हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था। तो याद रखिएगा, एक हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ठीक है ना। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। इनका पुत्र था अजातशत्रु। कौन था फ्रेंड्स? इनका पुत्र था अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है ना। अजातशत्रु का पुत्र उदयन था और यही उदयन जो है ना फ्रेंड्स ये पाटलिपुत्र को बसाया था। ये भी आपको याद रखना है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम राजधानी बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार में अपने साम्राज्य को मिलाया था?
तो जो अकबर था ना, अकबर ने ही सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र का संस्थापक अभी मैंने बताया कौन था, उदयन था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल था ना, वो बना था लकड़ी का। किसका बना था फ्रेंड्स? लकड़ी का बना था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे शेर शाह सूरी। कौन था? शेर शाह सूरी जो था वह बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव था फ्रेंड्स ना, ये बख्तियार खिलजी के हाथों से नष्ट हुआ था। किसके हाथों से? तो बख्तियार खिलजी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो ये मध्यकाल के दौरान बिहार की जो राजनीतिक शक्ति थी, या कह सकते हैं शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी, किस काल में? तो मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना। कौन सा नगर? पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। कौन है फ्रेंड्स? शेखपुरा जो है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। वहीं अगर बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पूछ लेगा तो पटना है। कौन सा है? तो पटना बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जबकि शेखपुरा बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में याद रखिएगा कुल 21 विश्वविद्यालय। कितने फ्रेंड्स? 21 विश्वविद्यालय हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार का में कितने अनुमंडल है? तो फ्रेंड्स बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल है? तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। शेर शाह ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मूल रूप से जो बिहार शब्द का अर्थ था ना, इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ होता है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन किया गया था? तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन किया गया था 1580 ईस्वी में। कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई थी? हालांकि फ्रेंड्स बिहार का पृथक प्रांत के रूप में जो मांग थी ना, इसको प्रस्तुत किया गया था 1906 के अंदर। कब किया गया था? 1906 के अंदर किया गया था। लेकिन 1911 में जो है 1911 याद रखिएगा, 1911 के अंदर जब आपका दिल्ली दरबार लगता है, तो दिल्ली दरबार के दौरान जो है बिहार और, ठीक है ना, बिहार दिल्ली दरबार के अंदर ही बिहार और पश्चिम बंगाल को अलग किया जाता है। ठीक है ना, तो कब किया जाता है? तो 22 मार्च, याद रखिएगा 22 मार्च 1922 को। कब किया जाता है? 22 मार्च 1922 को किया जाता है। इसीलिए प्रतिवर्ष जो है फ्रेंड्स 22 मार्च को जो है, सॉरी 22 नहीं 1912 में, ठीक है ना, 1912 में, इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी मनाने की शुरुआत जो है 2010 से होती है। ठीक है ना, किसने शुरुआत किया था? तो इसकी शुरुआत 2010 से होती है और मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के द्वारा 22 मार्च से बिहार दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह था फ्रेंड्स, ये 15 अप्रैल 1930 को आरंभ किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि बिहार में नमक सत्याग्रह जो है ना, ये 15 अप्रैल 1930 को, कब फ्रेंड्स? 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल 243 सदस्य हैं। कितने हैं फ्रेंड्स? तो 243 सदस्य हैं बिहार विधानसभा में वर्तमान के दौरान। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार में कुल लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से फ्रेंड्स जो 6 सदस्य हैं ना, ये अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है ना, अनुसूचित जाति के लिए ये रिजर्व होते हैं। ठीक है, और जो 36 सीट है ना, ये अन्य के लिए होती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार राज्य में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। ये भी आपको याद रखना है।
पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो पुराना बिहार का लगभग 45.85, कितना 45.85% जमीन लेकर के क्या बना है फ्रेंड्स? तो झारखंड बना है। याद रखिएगा, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो है ना वो बिहार से अलग हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो एकमात्र देश है नेपाल, जिसकी सीमा बिहार से लगती है। तो ये आपको याद रखना है, यानी बिहार का एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी किससे किसे संबोधित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो फ्रेंड्स, जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो बांकीपुर जेल भेजा गया था जगत नारायण को। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो रामचंद्र शर्मा थे ना, ये अमराहा गांव के थे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण की बात करें तो देखिए, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है। तो ये समाजवादी पार्टी से ना, समाजवादी पार्टी से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। वहीं श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये भी एक समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण भी क्या थे? तो ये भी समाजवादी थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करें फ्रेंड्स तो वो थे चाणक्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़ा था? तो बिहार में किसान आंदोलन की बात करें तो इसके साथ जुड़े थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन जुड़े थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फ्रेंड्स, जिनको याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनको फ्रेंड्स जो कहाँ से जुड़े थे? तो किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में कितना जिला है? तो बिहार में कुल जिले की बात करें तो फ्रेंड्स, बिहार में कुल वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 38 है। कितनी है फ्रेंड्स? तो 38 जिला है बिहार के अंदर। वहीं बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार के अंदर कुल 9 प्रमंडल हैं। ये भी आपको याद रखना है, यानी 38 जिला और प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो फ्रेंड्स, बिहार का राजकीय पक्षी पूछेगा तो गौरैया। क्या है? गौरैया जो है ना, ये बिहार का राजकीय पक्षी है। ये भी आपको याद रखना है। वहीं बिहार का राजकीय पशु अगर आपसे पूछ ले तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। ठीक है ना, बिहार का राजकीय पशु क्या है फ्रेंड्स? तो बैल है। और बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु बैल है और बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। वहीं बिहार का राजकीय वृक्ष पूछ ले तो बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा। जबकि बिहार का जो चिन्ह पूछ ले फ्रेंड्स ना, राजकीय वृक्ष तो पीपल तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपसे बिहार का पूछ लेता है कि बिहार का जो राजकीय चिन्ह क्या है, तो जब राजकीय चिन्ह आपसे पूछेगा तो उस समय आप बताएंगे बोधि वृक्ष। क्या बताएंगे फ्रेंड्स? राजकीय चिन्ह पूछेगा तो बोधि वृक्ष बताएंगे, और जब बिहार का वृक्ष पूछेगा, राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल बताएंगे। ठीक है ना, चिन्ह को बोधि वृक्ष और वृक्ष को पीपल बताएंगे। ये भी आपको याद रखना है। बिहार की राजकीय भाषा, तो बिहार की राजकीय भाषा की बात करें तो प्राथमिक राजकीय भाषा हिंदी थी और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। ये भी आपको याद रखना है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय सबको पता है, ये पटना के अंदर स्थित है बिहार का उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना में स्थित है और बिहार की राजधानी भी कहाँ है? तो पटना ही है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स, चलिए रिलेट करते हैं। मैंने आपसे बताया कि हर्यक वंश, याद रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का संस्थापक था। और सॉरी हमको क्या बताना, हम क्या बता रहे हैं? ठीक है ना, हमको बताना है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, मैंने आपसे बताया 1905 में बंगाल विभाजन होता है, फिर उसके बाद वापिस से बंगाल का एकीकरण हो जाता है 1911 के अंदर। 1911 में बंगाल एक हो जाता है। उसके बाद फिर याद रखिएगा 22 मार्च को, ठीक है ना, 22 मार्च सन 2000 को, 22 मार्च 1912 को एक बार फिर जो है बिहार, बंगाल को दो प्रांत में बांट दिया जाता है। एक को बिहार बना दिया जाता है और एक को बना दिया जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। तो बिहार दिवस कब मनाया जाएगा? तो कब अलग किया जाता है? 22 मार्च को, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और इसको मनाने की घोषणा किसने किया था? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। कब से किया था? तो वर्ष 2010 से। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स, बिहार का सबसे ठंडा जिला गया है।
सबसे गर्म जिला भी गया है और सबसे ठंडा जिला भी गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह जो थे ये बिहार का नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति में बिहार से। कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार का नेतृत्व जो है अमर सिंह करते हैं। कौन करते हैं? तो अमर सिंह करते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार जो है फ्रेंड्स ना बंगाल से 1912 को, मैंने बताया 22 मार्च, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को जो है बिहार है वह बंगाल से अलग हुआ था और इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है ना, ये मार्च 1929 में किया गया था। कब किया गया था? मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। वही प्रश्न पूछ लेगा कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में किसान सभा का गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो याद रखिएगा बिहार में 1922 का जो अधिवेशन हुआ था ना, ये गया के अंदर हुआ था। कहाँ से हुआ था? गया के लिए। अच्छा, बिहार में फ्रेंड्स कुल 3 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 3 अधिवेशन हुए थे। जो पहला अधिवेशन हुआ था ना, तो ये हुआ था बांकीपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना के अंदर पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। और कब हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर पटना में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो R.N. मुधोलकर ने की। किसने किया था? R.N. मुधोलकर जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने बांकीपुर जो पटना का 1912 का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। वहीं मैं बात करूं कि दूसरी बार कहां हुआ था, तो फ्रेंड्स दूसरी बार गया में हुआ था। कहां हुआ था? गया में हुआ था। 1922 का अधिवेशन कहां हुआ था? गया के अंदर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, तीसरा बार बिहार में अधिवेशन कब हुआ था? तो तीसरा बार बिहार में अधिवेशन पहली बार तो रामगढ़ के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ के अंदर हुआ था। रामगढ़ बिहार में हुआ था। और किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1940 में। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया के अंदर। अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने, ठीक है ना। अच्छा, 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1912 का अधिवेशन जो है पटना के अंदर बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो R.N. मुधोलकर ने किया था। जबकि 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कब हुआ था? तो 1940 में। कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में। तो इस प्रकार 3 बार जो है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, कह रहा है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी, जिसके संपादक हैं फ्रेंड्स बाबू माहेश्वर प्रसाद। कौन है? बाबू माहेश्वर प्रसाद जो है ना बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है फ्रेंड्स? जयप्रकाश नारायण जो है ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो झारखंड जो है ना फ्रेंड्स ये बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को पृथक हुआ था। मैंने आपको इसके विषय में पीछे बता दिया हूं, पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका विस्तृत चर्चा किया है। जिसको आपने नहीं देखा है तो बढ़िया से उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उससे लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट साथ ही साथ आपको सत्येंद्र सर की मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसा ही आपके सामने वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।